धनकौल स्कूल के गुरुवंदन और पूर्व विद्यार्थी संगम में आमंत्रित करते हैं आईजी साहब श्री रतन लाल जी डांगी साहब को। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। इस विद्यालय की पुण्य भूमि को भी प्रणाम करता हूं, जिस स्कूल में जब मैं 19 साल का था तब मैंने यहाँ पर लेबर असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया। ये स्कूल मेरी जो जीवन यात्रा जहाँ मैं पहुँचा हूँ उसमें इतना बड़ा योगदान है कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। जैसे भागीरथ जी ने मुझे याद किया, देखो भागीरथ जी का नाम हम अपनी पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं। भागीरथ जो स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर ला सकता है, जो स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर ला सकता है, यानी जो असंभव कार्य को संभव कर सकता है, उन्होंने भागीरथ जी ने उस अपने नाम को बिल्कुल सार्थक सिद्ध किया है। जो उनका नाम है, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सभी से मिलने का मौका दिया, और विशेषकर जो मेरे साथ थे उस समय मेरे मार्गदर्शक थे सभी। अभी केसाराम जी यहाँ पर उपस्थित थे, श्याम सुंदर जी यहाँ पर उपस्थित है, मेरे साथी जो है इधर हरदेवाराम जी हैं, आरिफ जी हैं, रमजान जी हैं, और अशोक जी हैं, श्याम सिंह जी हैं, खुर्शीद जी हैं, दुर्गा राम जी है। ये वो शख्सियत है, क्योंकि उस समय जो स्टाफ था उसमें सबसे कम उम्र का मैं ही था, इनके सामने बच्चा था। 19 साल का कोई लड़का आकर के इनके साथ में बैठे, लेकिन प्रेरणा के स्रोत थे। आरिफ खान जी जो मेरे बॉस थे, ये सीनियर टीचर थे विज्ञान का, मैं इनके अंडर में था। मैं आज भी इनको सर ही बोलता हूँ, चाहे आईजी हो गया हो, क्योंकि ये सम्मान अपने आप आता है। अभी केसाराम जी आया, मैं आते में अपना आप झुकता है सिर, क्योंकि जिनका आपके जीवन में योगदान होता है वो आपको अपने आप ये प्रेरणा देता है। ये स्कूल मुझे इसलिए भी याद है कि 95 के आसपास की बात होगी, धनकौली के बाहर एक अस्पताल बन रहा था। क्या नाम था? हीरालाल जी के नाम से अस्पताल बन रहा था, और उस समय उसका उद्घाटन करने के लिए बेरू सिंह जी शेखावत का कार्यक्रम चल रहा था कि वो आएंगे। और उस समय मैंने पहली बार इसी ग्राउंड में ये बात हो रही थी कि हेलीकॉप्टर यहीं उतारा जाएगा, और उस समय के जो कलेक्टर थे उनकी गाड़ी मैंने पहली बार यहाँ कलेक्टर की गाड़ी देखी थी, और उसमें से काला चश्मा लगा करके एक ऑफिसर उतरा। उस समय मैं उस गैलरी में खड़ा था, तब मुझे महसूस हुआ, और एक लाल बत्ती को मैंने देखा, और एक दो आदमी पुलिस वाले थे, तो मुझे लगा कि ज़िंदगी तो यही है, ऐसा ही कुछ अपने को करना चाहिए। बाद में मुझे पता लगा कि वो कलेक्टर साहब थे जो थे ललित मेहरा जी। बाद में ललित मेहरा जी के जो दामाद है वो मेरे बैचमेट भी रहे आईपीएस में, तो ललित मेहरा जी से मैं मिला था। मैंने कहा सर, मैंने एज ए कलेक्टर पहली बार आप ही को देखा था, और धनकौली में देखा था। तो ये चीज़ें, और साथ ही मैं यहाँ के रूपाराम जी को भी नहीं भूल सकता, उन्होंने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दिया, अपना घर दिया। साथ ही हरदेवाराम जी, जो हम इस कोने में एक घर था उसी में दोनों साथ रहते थे। फिर श्याम सिंह के साथ जाते, वो इधर बैठते बात करते। कुल मिलाकर इस गाँव की ये बात है 95 की, मतलब आज मैं 30 साल के बाद इस गांव में, इस स्कूल में वापस आया हूं। एक बार जरूर पहले बीच में आया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो प्यारे बच्चे बैठे हैं स्कूल्स के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि, और जो पेरेंट्स भी है, हमारे टीचर्स भी है, आप किसी चीज़ को देखें तो बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए उसको। एक इंग्लिश में वर्ड है तो सी एक वॉच, सी तो मतलब मैं सबको देख रहा हूँ कि एक वॉच होता है जो बिल्कुल पर्टिकुलर उसी जगह पर आपकी नज़र जाएगी। तो जब तक हमारे बच्चों के आदर्श, जो पेरेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशली आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, आप जो बनाना चाहते हैं उसकी फ़ोटो आपके घर में लगा दीजिए, उस बच्चे के पढ़ने वाले उसमें कक्ष में लगा दीजिए। आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जो डॉक्टर आपको पसंद है उसकी फ़ोटो लगा दीजिए, उसको दिखता रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने उस कलेक्टर को देखा, उसकी गाड़ी को देखा, क्योंकि मैं तो 12th पास था, मैं साइंस मैथ्स का स्टूडेंट था, मैं परबत स्कूल का टॉपर भी रहा था, लेकिन परिस्थिति, क्योंकि मेरे पिताजी मजदूरी करने वाले थे, मैं आगे इंजीनियरिंग नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे पता था
कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर जब सभी हमारा जो स्टाफ है उन सभी ने मोटिवेट किया। दुर्गा राम जी, उनको नहीं भूल सकता कि ये लाइब्रेरी के भी इंचार्ज थे, ये मुझे किताबें देते, मैं पढ़ता रहता था। तो आपकी लगन, फिर मैंने नौकरी करते हुए बीए किया, एमए किया, नेट किया, स्लेट किया, और 1999 में सेल्टर इंस्पेक्टर बन गया, फिर मैं तहसीलदार बन गया, और 2003 में मैं आईपीएस बन गया। तो ये मेरी जर्नी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि तय कर लेंगे, नए कर लेंगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने ये करीब 10 किताबें लिखी, उसमें से एक किताब का मैंने शीर्षक है सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, और हर व्यक्ति अपने आप को कहते हैं कि ईश्वर का अंश है। यदि हम ईश्वर के अंश हैं, अल्लाह के अंश हैं, परमेश्वर के अंश हैं, तो हम कभी असफल हो ही नहीं सकते। क्या भगवान कभी असफल होता है? जब हम उसके अंश हैं तो हम असफल नहीं हो सकते। केवल हमको प्रयास करने की ज़रूरत है, और वो प्रयास हमको रास्ता कौन दिखाता? हमको रास्ता दिखाता हमारे जितने गुरुजन हैं, वो लोग रास्ता दिखाते हैं। वो आपकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे चलना आपको। और जैसा कि अभी खोकर साहब ने शिक्षा की बात किया था, डॉक्टर अंबेडकर साहब का आप नाम सुने होंगे, कल उनकी जयंती भी है। मैं अग्रिम सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बोला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा से ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। अभी हमने 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई थी। सावित्रीबाई फुले जी का मैंने अभी आते समय देखा कि एक सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय लिखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये महापुरुष है जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया। आज जितनी हमारी महिलाएं बैठी है, बच्चियां बैठी है, इस देश की राष्ट्रपति महिलाएं हैं, न्यायाधीश है, इनकी नींव किसने दी? सावित्रीबाई फुले ने। 1848 में उस महिला ने इन सब के लिए संघर्ष किया था। तो खोकर साहब जो कह रहे थे कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम एक रात में बदल सकते हैं। मैं छोटा सा गांव मालास, पिताजी मजदूरी करने वाले, कौन जानेगा। लेकिन जिस दिन मैं सेलेक्ट हुआ तो आज पूरी दुनिया जानती है। आप फेसबुक पे रतनलाल डांगी आईपीएस लिखोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये केवल शिक्षा से संभव हुआ है, बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो शिक्षा है वो जब तक बच्चे, आज के स्टूडेंट जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, आज जो अभी एक फैशन चल रहा है कि ठीक है टीचर हमारा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, आप श्रद्धा की बात देखिए। एकलव्य ने केवल श्रद्धा से द्रोणाचार्य के प्रति श्रद्धा रखी और वो बेस्ट धुरंधर क्या नाम बन गया था, तीरंदाज बन गया। तो हमको हमारे टीचर है उनका रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, उनका सम्मान करने की ज़रूरत है। हमको कोई कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। हम बच्चे और स्पेशली पेरेंट्स, जो माता पिता माताएं बैठी है, उनको कहना चाहूँगा कि हमको बच्चों को कुछ न सक्सेस कहानी बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि मैंने कलेक्टर को देखा, मेरे पिताजी मजदूर थे, वो जब भी जहाँ मजदूरी करके आते तो यही बोलते थे कि मजदूर का तो ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, बनना तो बड़ा अफसर बनो। तो हम सोचते बड़ा अफसर क्या होता है, फिर बाद में देखा बड़ा अफसर का मतलब तो बहुत बड़ा होता है। वो चीज़ तो बच्चों, जो माता पिता वो बच्चों को ज़रूर कहानी बताएं, आपको जो पसंद है, लेकिन सक्सेस कहानी उनको ज़रूर बताएं। बच्चे कोमल उनके दिमाग में बैठती है। और पेरेंट्स को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों का, क्योंकि कहते हैं कि 12 साल तक के बच्चा जीवन का करीब 80% ज़्यादा सीख जाता है। तो आपका घर में बर्ताव क्या है? हम बच्चों को कहेंगे तुम पढ़ो, मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी नहीं चलाना है, और हस्बैंड वाइफ खुद मोबाइल पर व्यस्त है, तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? आप खुद टीवी पे मूवी देख रहे हैं और बच्चों को लिए पढ़ाई करो, नहीं हो सकता। आपको बच्चों को आपको बच्चों का एग्जाम्पल न बनना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि बच्चों का पालन पोषण दुनिया में सबसे टफ काम है। वो माताएं बच्चे नहीं पालती बल्कि राष्ट्र का निर्माण करती है, राष्ट्र का, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। तो ये चीज़ें हमको हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर को भी ये देखना पड़ेगा कि हम जो बच्चे में प्रतिभा है उसको कुचले नहीं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे गांव का है, वो मेरे समाज का है, उसको 5 नंबर दिए, उसको 10 देकर आगे कर दूं। गुरुजी ये गलती कभी मत करना,
क्योंकि जिसमें प्रतिभा होगी उसको आप नहीं रोक पाएंगे। वो एक दिन आके आपकी आंखों में आंखें डाल के जरूर कहेगा, सर आपने मुझे रोकने की कोशिश किया, नहीं मैं नहीं रुका। तो हमको जो हमारे गुरुजी है उनको निष्पक्ष रहने की ज़रूरत है, तभी आप सम्मान पा पाएंगे। तो हम सबको मिल कर के इस जो हमारा जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका लक्ष्य क्या है, ये देखने के लिए आपको कि आप कल्पना करो कि 10 साल बाद में, 15 साल बाद में मैं कहाँ रहना चाहूँगा। आपका क्या टारगेट है, आपकी कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, आप 20 साल बाद में कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, उसका एक खाका आपके दिमाग में होगा। फिर आप उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। और आजकल तो हमारे पास में इतने साधन है, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी दुनिया की ताकत जो मोबाइल होता है उसमें इतनी सूचनाएं कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम शहर में जाके कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं। केवल ये कि कमिटमेंट की ज़रूरत है। और वो जो कमिटमेंट यदि जिस बच्चे में है, जो शिक्षा को ही शस्त्र मानता है। मैं अभी खोकर साहब से ही बता रहा था कि इस दुनिया में जितनी भी समस्या है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में, और नक्सल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ मैं करीब 10 साल तक एक एरियाज़ में रहा जहाँ गोली के अलावा कुछ नहीं नहीं होता है। तो जब हमने वहाँ एक अध्ययन किया, मैंने अभी रिसेंटली उस नक्सल पे PhD भी किया मैंने, तो कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो मैंने एक ही लाइन में पूछा, किसी भी समस्या, आतंकवाद, नक्सलवाद या कोई भी समस्या समाधान है, उसका है ब्लैक बोर्ड एंड ब्लैक रोड। ब्लैक बोर्ड यानी आपका एजुकेशन सिस्टम, एंड ब्लैक रोड मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस गांव में अच्छा स्कूल होगा और जिस गांव में हमारी सड़क होगी, अस्पताल होंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मोबाइल का टावर होगा, हॉस्पिटल्स होगा, सब, तो वो उस समाज में, उस देश में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है। और ये तभी संभव है जब हमारा युवा जो केवल जिसका मकसद पढ़ाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बचपन में कुछ कोई काम भी नहीं है, लेकिन जो अभी आजकल जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इसमें इतना समय वेस्ट किया जा रहा है कि वो कल्पना ही नहीं कर पा रहा। उस स्थिति में हमारे जो पेरेंट्स हैं, माताएं हैं, उनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि हम बच्चों को इस बात पर कंट्रोल करें कि हम कम से कम समय उस पर खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। पढ़ाई से ही हम धरती से आकाश में पहुंच सकते हैं। यदि हम पढ़ाई करेंगे तो हम आकाश में पहुंच सकते हैं। और स्पेशली बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि संगति बहुत मैटर करती है। आपकी संगति किसके साथ है, आपके दोस्त कौन है। माता पिता इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपके बच्चों के दोस्त कौन है, उनकी सोच क्या है, क्या आपके बच्चे का टारगेट और जिससे दोस्ती उसके टारगेट सेम है। कहते हैं कि आपको आकाश को छूना है तो आपको चील के साथ रहना है। जमीन पर तो यदि हम मुर्गियों के साथ रहेंगे तो केवल जमीन पर रह ही पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। तो आप चील को अपनी संगति चुनिए। कंपनी बहुत मायने रखती है और इस कंपनी से ही हम बिल्कुल अपने ज़िंदगी को सुधार सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बस मैं इस अवसर पर भागीरथ जी को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा और जितने भी धनकोली के मेरे सभी यहाँ पधारे हैं और इस पर सभी गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अनुसार कोई भी काम हो, कभी छत्तीसगढ़ में हो, कहीं पर भी हो, आप मुझे ज़रूर याद कीजिए। मेरा जो नंबर आप सोशल मीडिया पर टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। दुनिया का हर कोने में आदमी मेरा नंबर जानता है, मेरा नाम जानता है। आप टाइप करेंगे आपको सब मिल जाएगा। और जब भी हो ज़रूर मुझे मौका दीजिए। और धनकोली का नाम सुनते मेरे लिए मालास और धनकोली दोनों बराबर है। जो जन्मभूमि है ये कर्म भूमि थी। यहाँ से मैंने अपना जो उड़ान मैंने भरा है वो धनकोली से भरा है। यदि इस यहाँ नौकरी नहीं लगती, मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, न आगे पढ़ पाता, न कुछ कर पाता। लेकिन इस अवसर पर पुणे जो मेरे सभी साथी, जो पुराने साथी बैठे हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो है आप लोग मेरे कह सकते हैं कि पथ प्रदर्शक थे, प्रेरक थे, मार्गदर्शक थे, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और भागीरथ जी को, उनकी टीम को पुनः बधाई देना चाहता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, मौका दिया। 30-32 साल के बाद मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। यह हमारी क्वार्टर रहा करती थी यहाँ, मतलब बहुत मेमोरी में चीज़ें याद रहती है, तो भूलता नहीं। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ और केवड़ा साहब को आपको भी धन्यवाद।